हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि हम लोग ब्लैक बुक एसएससी जीएस की सीरीज चला रहे हैं। ब्लैक बुक एसएससी जीएस की सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम लोग 4-5 अपलोड कर चुके हैं। उसमें आज से जो टॉपिक चलने वाला है, जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा गुप्त साम्राज्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्स में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और बस आपसे गुजारिश यही है, वीडियो की शुरुआत करने से पहले कि अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ गई, वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं हमारे चैनल की। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वो लाल बटन भी प्रेस करिए ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिले कि हमारी वीडियोस आ चुकी है। चलिए, बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बिना किसी देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो प्राचीन इतिहास में अब आठवां जो टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त को माना जाता है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। गुप्तों की राज दरबार की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्तों की राज दरबार की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी में कौन सा सिक्का जारी किया गया था? तो रूपक जारी किया था। गुप्त काल में चांदी में कौन सा सिक्का जारी किया था? रूपक जारी किया गया था। किस राजवंश के सिक्कों से संगीत के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है? तो गुप्त राजवंश। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्तों की राज दरबार की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी में कौन सा सिक्का चलाया जाता? रूपक चांदी का सिक्का चलाया जाता था। किस राजवंश के सिक्कों के से संगीत के प्रति उनके प्रेम का पता लगता है? तो क्योंकि समुद्रगुप्त ने संगीत वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की प्रतिमा पाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है वो है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया? तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया था समुद्रगुप्त, और इसी से उनके संगीत प्रेमी होने का ज्ञान मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सिक्के ब्लैंक्स में जारी किए गए थे सोना में। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे। पहले जो सीरीज में क्वेश्चन थे तो सातवां शासकों ने सोने वो शीशे के सिक्के चलाए। ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण शासकों ने चलाए। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? तो गुप्त शासकों ने चलाए। किसने? गुप्त शासकों ने चलाए। तो ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर से सुन लीजिए। तो पहली बार शीशे के सिक्के का उपयोग किसने किया? तो सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्कों का उपयोग किया। तो पहली बार सोने का सिक्को किसने चलाए? तो सोने के सिक्के पहली बार चलाए थे कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने पहली बार सोने के सिक्के चला। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो गुप्त शासकों ने चलाए। किसने? गुप्त शासकों ने चलाए। ये सब ध्यान रखने, तीनों फैक्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है अजंता की चित्रकारी। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल की चित्रकारी के सर्वोत्तम नमूने किस स्थान पर देखे जाते सकते हैं? तो अजंता में। ठीक है, मंदिरों निर्माण शैली में अभी गुप्त काल बहुत आगे था, तो गुप्त काल में ही अजंता की जो गुफाएं उनका निर्माण हुआ था। ठीक है, गुप्त काल में। गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था? कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था गुप्त वंश। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से किस शहर को दहेज से प्राप्त किया था? पाटलिपुत्र को। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। लिच्छवी दौहित्र किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दौहित्र माना जाता है। देखो, 2 चंद्रगुप्त थे। एक मौर्य वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त ये था जो गुप्त वंश का था। ठीक है, तो याद रखना, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य थे और गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम थे, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शक की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त शक की। ठीक है, जैसे शक संवत ऐसे था तो विक्रम संवत, ऐसे गुप्त शक की। महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। अपनी जीत के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त के कारण। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है, जिसे उसे उसकी विजयों के कारण क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। और ये सब कहाँ दर्ज है? इलाहाबाद स्तंभ में, प्रयाग स्तंभ में दर्ज है। प्रयाग स्तंभ में दर्ज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की? तो हरिशेन ने करी थी। ठीक है, प्रयाग स्तंभ हरिशेन ने इसकी रचना की थी। हरिशेन किसके दरबारी के थे? तो समुद्रगुप्त के थे। आर्यभट्ट, कालिदास, धर्वंतरी, वरामेर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने ही अपने काल में क्या कर रही थी? विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो आर्यभट्ट
आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, ठीक है, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, ये प्रसिद्ध जो गुप्त सम्राट, प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार थे। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर। विक्रमादित्य की उपाधि की धारण करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य। इन्हें कहा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह सकते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं। इन्होंने उपाधि धारण करी थी विक्रमादित्य की। चीनी यात्री फाहियन किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय में। देखो, हेनसान आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में और फाहियन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में जंग रोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में जंग रोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के स्तंभ की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। वराहमिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से। वराहमिहिर जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी वो थे, ज्ञाता थे, उनका जो वराहमिहिर का पंच सिद्धांत वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। कौन से विज्ञान से? खगोल विज्ञान में। गुप्त काल में एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया कौन थे? तो वो आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो धन्वंतरी को चिकित्सा का देवता कहा गया है। चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया? आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया? धन्वंतरी को। कौन सा साहित्यिक कार्य शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? मेघदूतम। कौन सा साहित्यिक कार्य शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? मेघदूतम। किस गुप्त राजा ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने हूणों को, किसको? हूणों को भारत में आक्रमण करने से रोका था। कौन ने? स्कंदगुप्त ने। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा। अब कौन सा था? वैसे नालंदा से पुराना भी कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा था। गुप्त काल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? तो नालंदा प्रसिद्ध हुआ। नालंदा प्रसिद्ध हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में किस राज्य में स्थित था? तो बिहार में स्थित था। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया? तो विष्णु शर्मा ने किया और ये गुप्त काल में रचना रची गई थी। ब्लैंक से गुप्त शासक था तो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय एक क्या थे? गुप्त शासक थे। क्या थे? गुप्त शासक थे। महान भारतीय कवि और नाटककार महान कवि कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम। ये सब किसकी रचना है? कालिदास की, महान कवि कालिदास की। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। सारी किताबें आप रट के रखिए। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभवम, ये किसकी रचना है? ये कालिदास की। मालविकाग्निमित्रम ये भी कवि कालिदास की रचना है। ब्लैंक्स राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे संस्कृत में लिखा गया। कौटिल्य को पारंपरिक रूप से इसके लेखक के रूप में जाना जाता है तो वो अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। सबसे पहले पाई का मान की गणना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी सबसे पहले पाई के मान की गणना। कौन सा वाला पाई? कौन सा वाला पाई? ये वाला पाई, ये वाला पाई। ठीक है, कौन सा वाला पाई? ये वाला पाई, इसकी गणना। ठीक है, 22/7 करते हैं हम लोग, 22/7 वो वाला। आगे बढ़ते हैं। वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो वृहद संहिता, ये वराहमिहिर ने लिखी है। कौन सी पुस्तक? वृहद संहिता, वराहमिहिर ने। कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्यों प्रधानमंत्री थे? क्योंकि इन्होंने जो अंतिम शासक था नंद वंश का, धनानंद, उसे हराने में मदद की थी। कौटिल्य ने किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, उसके बाद उन्हें उसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो बढ़ते हैं आगे, फैक्ट दिए गए उनकी ओर दोस्तों। अगला जो फैक्ट बनता है दोस्तों, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक। क्या कहा जाता था? रूपक। और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे? तो हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख। इसे प्रशस्ति लेख इसलिए कहते हैं इसमें क्योंकि समुद्रगुप्त की तारीफें की गई थी, इसलिए इसे प्रशस्ति लेख कहा गया है। किसने? हरिश्चंद्र ने लिखा था। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूतम के लेखक कालिदास थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक कौन थे? तो कौटिल्य कौन थे? प्राध्यापक थे। किसमें? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ये पुराना था किससे? नालंदा से। नालंदा बाद में बना था गुप्त साम्राज्य में, कुमार गुप्त ने स्थापना करी थी नालंदा की।
तक्षशिला इससे ही पुराना था, क्योंकि मौर्य वंश के जो मौर्य वंश में प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, उनने यहाँ पर पढ़ाया था, तो ये और भी पुराना था, जो कि पाकिस्तान में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुमारगुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है, कौन हुआ? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था? तो विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था? तो सूरदास नहीं थे। सूरदास बचपन से ही अंधे थे, ठीक है, लेकिन ये नवरत्न का हिस्सा नहीं थे। नवरत्नों में कालिदास थे, धन्वंतरी थे, ठीक है, आर्यभट्ट थे, ऐसे विद्वान थे। गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात योग्य नहीं थी? तो टिन निर्यात योग्य नहीं थी। गुप्त काल में वस्तु निर्यात योग्य नहीं थी, टिन। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के पास खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा ब्लैंक्स काल की है? गुप्त काल की है। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के पास खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा गुप्त काल की है। किस काल की? गुप्त काल की। ब्रह्मगुप्त ने किसको संदर्भित करने के लिए कुट्टाका और कुट्टाका गणिका शब्दों का इस्तेमाल किया? ब्रह्मगुप्त ने किसको संदर्भित करने के लिए कुट्टाका और कुट्टाका गणिता शब्दों का इस्तेमाल किया है? तो बीज गणित का। कुट्टाका और कुट्टाका गणिता ब्रह्मगुप्त ने संदर्भित करने के लिए, बीज गणित को संदर्भित करने के लिए कुट्टाका और कुट्टाका गणिता शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रसिद्ध गुप्त काल का दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत में सबसे पहले पंचायत शहर मंदिरों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, कहाँ स्थित है? तो देवगढ़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत में सबसे पहले पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में मान्यता मिली, वो देवगढ़ में स्थित है। ठीक है, देवगढ़, उत्तर प्रदेश। गुप्त शासकों ने ब्लैंक्स नामक की जुर्माना लगाया, जो हल के मालिक द्वारा प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किए जाने वाला हल कर था। तो हलीवा कर था। हलीवा कर किसने लगाया? गुप्त शासकों ने लगाया, जो कि एक जुर्माना लगाने वाला कर था, जो हल के मालिकों द्वारा प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किए जाने वाला हल कर था। ठीक है, हल कर था। तो आगे जो टॉपिक बनता है वो बनता है वर्धन वंश का टॉपिक। कौन सा? वर्धन वंश का टॉपिक बनता है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है वर्धन वंश। अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक था वो था हर्षवर्धन। ठीक है, अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक था वो था हर्षवर्धन। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। पहले राजधानी थानेसर थी, बाद में इसे कन्नौज में स्थानांतरित किया गया। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि किसने? बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी है। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट हैं। क्या? कादम्बरी लेखक, नाटक के लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन के काल 6ठी शताब्दी के दौरान भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री कौन थे? हेनसांग या सुंगयू। तीर्थयात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। किसे? हेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? तो हेनसांग के सम्मान में आयोजित की गई थी। कौन? कन्नौज सभा। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया था? तो प्रयाग में अपनी धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया था, और यहीं से प्रयाग मेला जो लगता है, कुंभ मेला, उसकी नींव पड़ी थी। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था। उसके बाद एहोल शिलालेख लिखा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी जीत का वर्णन किया गया था। राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 606 से 647 अवधि थी राजा हर्ष के शासनकाल की। किस सम्राट ने नागानंद नाटक की संस्कृत भाषा में लिखा था? तो हर्षवर्धन ने नागानंद नाटक को संस्कृत भाषा में लिखा था। कौन से नाटक को? नागानंद को किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने लिखा था। चीनी यात्री हेनसांग तीर्थयात्रियों को राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 629 में लगभग आया था, और ये काफी साल तक रुका था और नालंदा में पढ़ाई भी की थी। 7वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ राजा हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर कन्नौज के सिंहासन पर बैठे थे। पहले राजधानी इनकी थानेश्वर थी, बाद में इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया था। ठीक है, 7वीं शताब्दी से बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा ब्लैंक्स के रूप में स्वीकार किया गया था।
किसे? सामंत के रूप में। सामंत के रूप में। देखो 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा सामंत कहा गया था। बड़े जमींदारों को और योद्धा प्रमुखों को क्या कहा गया था? सामंत। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है नौवा वो दक्षिण भारत के साम्राज्य, ये भी खत्म होता है। वो दक्षिण भारत नहीं, वो वर्धन वंश भी समाप्त होता है। अब जो आता है वो आता है टॉपिक 10, जो है दक्षिण भारत के साम्राज्य। ठीक है, तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय ही था चालुक्य वंश के, जिसने हर्ष को नर्मदा के तट पर हराया था। ठीक है, नर्मदा के तट पर हराया था। चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति एक जैन जिसने ऐहोल शिलालेखों की रचना की, उसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। रवि कीर्ति क्या था? एक जैन था, विद्वान था, जो जिसने ऐहोल शिलालेख लिखा था। किसने? रवि कीर्ति ने। जैसे मैंने आपको बताया था, हर्षवर्धन जी का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है वो किसने लिखा था? हर्षवर्धन जी का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख था वो लिखा था हरिशेन ने। किसने लिखा था? हरिशेन ने, जो उनके दरबारी कवि थे। तो रवि कीर्ति ने ऐहोल शिलालेख लिखा और उसे संरक्षण किसने दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा। अपनी तारीफें करवाई जाती थी और उन्हें संरक्षण मिल जाता था। सीधी सीधी बात ये थी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो फैक्ट दिया गया वो 738 ईस्वी में किसके द्वारा अरबों पर पराजित किया गया? तो चालुक्यों द्वारा 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था चालुक्यों ने। ब्लैंक्स के दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर जैन स्थापित है। तो राजस्थान, माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, विक्रमांक देव चरित कश्मीरी कवि ब्लैंक्स द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है। विलण, देखो विलण द्वारा रचित कुछ काव्य ग्रंथ हैं। विक्रमांक देव चरित और कश्मीरी कवि। ठीक है, ये विलण द्वारा लिखित हैं। ठीक, विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो चालुक्य द्वारा। चालुक्य द्वारा विरूपाक्ष मंदिर को बनवाया गया। किसके द्वारा? चालुक्य द्वारा। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। क्या थी? कांचीपुरम। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो पल्लवों ने की थी महाबलीपुरम की स्थापना। किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ? तो महेंद्रवर्धन। पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो पल्लव जो शासक थे महेंद्र वर्मन के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम की स्थापना भी पल्लवों ने की थी। ठीक है, और जो चालुक्यों के प्रसिद्ध शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक, महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे उनके शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष की स्थापना मतलब शुरुआत हुई थी। महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित और मारने के बाद किस पल्लव राजा ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। देखो, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था किसे? नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को। उसके बाद उन्होंने ऐहोल शिलालेख रखवाया किसके द्वारा? रवि कीर्ति द्वारा, और उसे संरक्षण प्रदान किया। अब जब इनके बीच में संघर्ष हुआ, किनके बीच में? जो पुलकेशिन द्वितीय, पल्लवों और चालुक्यों के बीच में, तो पल्लवों और चालुक्य के बीच में सब संघर्ष हुआ तो उसमें किसने? पल्लवों ने चालुक्यों के राजा, जो चालुक्य महान राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्हें हरा दिया और मार भी दिया। उसके बाद वातापी कोंड की उन्होंने उपाधि धारण की। उनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि एक पल्लव राजा थे। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे ममल्ला के नाम से भी जाना जाता था, पल्लव वंश का शासक था। पल्लव, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, इन्होंने किसे मारा था? पुलकेशिन द्वितीय को मारा था। महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे का मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया? समुद्र के किनारे का मंदिर तो महाबलीपुरम में नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में बनाया गया। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया गया। कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया। ठीक है, महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लवों के शासनकाल में। महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में। महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लव द्वारा। महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों द्वारा। चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय ब्लैंक्स में हुई थी? तो 618 ईस्वी में हुई थी। अभी आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं। 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। बादामी चालुक्यों की राजधानी को बादामी से में स्थानांतरित करने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो ऐहोल थी। बादामी के जो चालुक्य थे उनकी राजधानी पहले ऐहोल हुआ करती थी, बाद में उन्होंने राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ बना ली? बादामी बना ली।
कहाँ बना ली? बादामी बना ली। पट्टाडकल मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो चालुक्यों के द्वारा। पट्टाडकल मंदिर किसके द्वारा? पट्टाडकल मंदिर चालुक्यों के द्वारा बनाया गया था। दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा किस शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई थी? तो 8वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा थी जो ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। आगे जो क्वेश्चन आता है, सिलप्पदिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिसके किसके द्वारा लिखा गया? इलंगो अदिगल। तमिल महाकाव्य है सिलप्पदिकारम जो कि इलंगो अदिगल के द्वारा लिखा गया। सिलप्पदिकारम इलंगो इदिगल, सिलप्पदिकारम इलंगो इदिगल। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो इटली। मार्को पोलो इटली के मूल निवासी थे। हेन सांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम जो कि एक पल्लव राजा थे, इनके शासनकाल में उन्होंने कांचीपुरम की यात्रा की थी हेन सांग ने। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। बादामी किला 543 ईस्वी में चालुक्य वंश के ब्लैंक्स द्वारा निर्मित एक प्राचीन किला है। चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम द्वारा निर्मित कौन सा? बादामी किला 543 ईस्वी में चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम द्वारा निर्मित एक प्राचीन किला है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर ब्लैंक्स का एक उदाहरण है। रॉक कट मंदिर का उदाहरण है कौन? महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जिन्हें किनका संरक्षण प्राप्त है? पल्लवों का। काकतीय वंश की किस रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था? रुद्रमा देवी। देखो, काकतीय वंश की किस रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था? तो रुद्रमा देवी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था, जो कि काकतीय वंश की थी। किस वंश की? काकतीय वंश की। भारत के किस भाग पर मुख्य रूप से पल्लवों और चालुक्यों का शासन था? तो दक्षिण भाग पर था पल्लवों और चालुक्यों का शासन। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? पश्चिमी गंगा वंश। पश्चिमी गंगा वंश के राजाओं ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। किसने? पश्चिमी गंगा वंश के राजाओं ने। ठीक, पश्चिमी गंगा वंश के राजाओं ने। आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है टॉपिक नंबर 11, 3 साम्राज्यों का काल जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, उनके वंशों का काल निर्धारण। भारत के 2 महान कलाकार बीतापाल और धीमान। कौन? बीतापाल और धीमान ब्लैंक्स के थे। कौन से वंश के थे? पाल वंश के। बीतापाल और धीमान पाल वंश के थे। बीतापाल और धीमान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल द्वारा की गई थी। पश्चिमी भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी कौन सा वंश था? तो राष्ट्रकूट वंश था। चालुक्य जब खत्म हो गए उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन सा वंश बना? राष्ट्रकूट वंश बना पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंतिदुर्ग ने की थी। दंतिदुर्ग ने किसकी वंश की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। हिरण्यगर्भ का प्रदर्शन किसने किया था? तो दंतिदुर्ग ने किया था। किसका? हिरण्यगर्भ का। हिरण्यगर्भ का प्रदर्शन किसने किया था? दंतिदुर्ग ने किया था। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन सा था जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था? तो दंतिदुर्ग ने हराया था बादामी के चालुक्यों को। बादामी के चालुक्यों की पहले राजधानी ऐहोल हुआ करती थी, बाद में उन्होंने राजधानी बादामी बना ली थी। उन्हें हराया था दंतिदुर्ग ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक या पहला शासक था। कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर रॉक कट मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो एलोरा में है, जिसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था। कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर कहाँ है? एलोरा में है, जिसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था। महाराष्ट्र में कौन सी गुफा स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ब्लैंक्स की गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है। तो एलोरा की गुफाओं में दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट मंदिर जो कि है कैलाश मंदिर स्थित है, जो कि कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, वो किसके शासनकाल में बना था? वो भी राष्ट्रकूटों के शासनकाल में बना था। एलोरा में कैलाश मंदिर ब्लैंक्स का एक उदाहरण है। किसका? रॉक कट मंदिर का उदाहरण है। रॉक कट मंदिर का सबसे बड़ा रॉक कट मंदिर है। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो एलोरा ही थी। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? एलोरा थी। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण को किस वंश ने संरक्षण दिया? तो राष्ट्रकूट ने दिया था। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके संरक्षण में किया गया था। राष्ट्रकूट का सबसे स्थायी योगदान क्या था? पंपा, पोन्ना, राणा, कन्नड़ कविता के 3 लेखक और कैलाश मंदिर। ठीक है, पंपा, पोन्ना, राणा कन्नड़ कविता के 3 लेखक, इनको संरक्षण दिया और कैलाश मंदिर बनाया। ये राष्ट्रकूटों का स्थायी योगदान था। सबसे स्थायी योगदान कौन सा? पंपा, पोन्ना, राणा। पंपा, पोन्ना, राणा कन्नड़ कविता। पंपा, पोन्ना, राणा कन्नड़ कविता के 3 लेखक और कैलाश मंदिर में इनका योगदान था।
प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा था। दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ? तो 753 ईस्वी में। दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस हुआ? 753 ईस्वी में हुआ। मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर हैं? तो हिंदू और जैन मंदिर हैं। किसमें? खजुराहो में हिंदू और जैन मंदिर हैं। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण ब्लैंक्स द्वारा करवाया गया था। तो चंदेल राजपूतों द्वारा करवाया गया था। चंदेल राजपूतों द्वारा। राष्ट्रकूट वंश के किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर का निर्माण कराया? तो कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में है, ठीक है, उसका निर्माण कराया। प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में है, ठीक है, चंदेलों द्वारा बनवाए गए थे मंदिर खजुराहो वाले। कौन से मंदिर कामुक मूर्तियों वाला नागर शैली में की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो के मंदिर कामुक मूर्तियों वाली नागर शैली की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बगदाद का रहने वाला अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। बगदाद में रहने वाला अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। संस्कृत कवि राजशेखर ब्लैंक के दरबार में रहते थे। तो महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। कौन? संस्कृत कवि राजशेखर महिपाल प्रथम के राज दरबार में रहते थे। बगदाद का रहने वाला अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? कौन आया? अल मसूदी, ये महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो महिपाल के दरबार में रहते थे। वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण किस प्रतिहार शासक द्वारा कराया गया था? तो मिहिर भोज के द्वारा ही कराया गया था। किस प्रत्याहार राजा ने प्रमन की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने प्रमन की उपाधि धारण की थी। किसने? मिहिर भोज ने प्रमन की उपाधि धारण की थी। पालों के पतन के बाद किस राजवंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया? तो सेन वंश ने। सेना वंश या सेन वंश कह सकते हैं। नोबल परंपरा किस राजवंश से संबंधित है? सेन वंश या सेन वंश से नोबल परंपरा संबंधित है। पालों के बाद किसने अपना स्थापत्य बनाया? तो सेन वंश ने। और नोबल परंपरा सेन वंश से संबंधित है। सेना वंश का अंतिम राजा कौन था जिसके शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और उनका साम्राज्य खत्म हो गया? तो वो था लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और उनका साम्राज्य खत्म हो गया। लक्ष्मण सेन का, ठीक, लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण। अब यहाँ से हमारा जो आखिरी टॉपिक आता है प्राचीन इतिहास में, वो है टॉपिक नंबर 52 विविध। मिक्स क्वेश्चन होंगे यहाँ से, जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। प्राचीन भारत की संस्कृति के संदर्भ में पंचायतना का अर्थ क्या है? तो मंदिर वास्तुकला की एक शैली है पंचायतना शैली, जिसमें देवगढ़ जो मंदिर है वो प्रथम मंदिर माना जाता है पंचायत शैली में, जो जिसे माना गया है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ के भी आए हैं। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द सबका अर्थ क्या था? एक मातहत शासक। क्या था? एक मातहत शासक का था, सामंत था। लाद खान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर किस स्थल पर है? लाद खान मंदिर, ये ऐहोल में। कहाँ? ऐहोल में है लाद खान मंदिर। कौन सा? लाद खान मंदिर कहाँ है? लाद खान मंदिर कहाँ है? ऐहोल में। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो भागभद्र। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो भागभद्र के दरबार में राजदूत के रूप में आया था हेलियोडोरस। भागभद्र के दरबार में आया था। भारत के किस राज्य में आपको हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश में मिलेगा हेलियोडोरस स्तंभ। और हेलियोडोरस राजदूत भागभद्र के शासनकाल में आया था। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो भास्कराचार्य थे सिद्धांत शिरोमणि प्राचीन ग्रंथ के रचयिता। कौन थे? सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। याद करो, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि। सरबपुरिया और सोमवंशी नामक के राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था। शरबपुरिया और सोमवंशी नाम के राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिलता है? तो हल्लूर पर प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? हल्लूर से मिलता है। हल्लूर से बाजरा की खेती का प्रमाण मिलता है। सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख मिलता है।
किन ब्राह्मणों ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़ दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक राज्य स्थापित किया? तो कदम्ब मयूर शर्मन। कदम्ब मयूर शर्मन ने ब्राह्मणों ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़ दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक राज्य स्थापित किया। किसने? कदम्ब मयूर शर्मन ने। कदम्ब मयूर शर्मन ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखो, शूद्रक, मृच्छकटिकम, कलहण, रामचरितम। तो इसमें सही सही हम देख लेते हैं। तो मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है, ठीक है। हर्षचरित बाणवत ने लिखी है, ठीक है। फिरदौसी किसने लिखी है? शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो मगध थी, कुरु थी, कौशल थी, लेकिन कान्यकुब्ज नहीं थी। कान्यकुब्ज नहीं थी, ठीक है। आगे आते हैं तो कोलातुनाडु, वल्लभनाद और थेकुमुकुर भारत के किस राज्य में छोटे समय के प्राचीन साम्राज्य थे? कौन कौन से? कोलाथुनाडु, वल्लभनाद और थेकुमुकुर भारत के किस राज्य में छोटे समय के प्राचीन साम्राज्य थे? तो केरल राज्य के थे। कौन से? कोलाथुनाडु, वल्लभनाद और थेकुमुकुर, ये सब केरल राज्य के छोटे समय के प्राचीन साम्राज्य थे। ब्लैंक्स प्रख्यात संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास की रचना नहीं है। तो किरातार्जुनीयम, ये भारवी ने लिखी है। किरातार्जुनीयम किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है। और अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऐसे ग्रंथ किसने लिखे हैं? कालिदास ने लिखे हैं। निंगथौजा राजवंश ब्लैंक्स की तात्कालीन रियासत पर शासन किया था? तो मणिपुर में। किसने? निंगथौजा राजवंश ने कहाँ पर शासन किया था? मणिपुर ने। निंगथौजा राजवंश ने कहाँ पर शासन किया? मणिपुर में किया था। निम्नलिखित में से क्या प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो मुवेंद्वेलन बलिदान नहीं था। वाजपेयी, राजसू और अश्वमेध एक बलिदान यज्ञ थे, ठीक है। वाजपेयी, राजसू और अश्वमेध एक बलिदान था, नहीं था। तो क्या नहीं था? मुवेंद्वेलम नहीं था। किस साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो पाल वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी, ठीक है। प्राचीन भारत के राजाओं की स्तुति में रचित शिलालेखों को ब्लैंक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रचित शिलालेखों को प्रशस्ति। स्तुति में मतलब उनकी प्रशंसा में प्रशस्ति कहा जाता था। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? दबाव शल्कन तकनीक का उपयोग किया जाता था प्राचीन काल में। क्या? औजार बनाने के लिए दबाव शल्कन तकनीक का। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में शब्द नगर, बेसर और द्रविड़ किससे जुड़े शब्द नाम है? तो मंदिर वास्तुकला की शैलियों से जुड़े नाम है। अवंती साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वेंगई। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? वेंगई नदी के किनारे स्थित है। आगे जो आता है वो आता है, प्राचीन भारत में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। ये क्वेश्चन हम रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हम्पी कर्नाटक में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश आगरा में है, कोणार्क उड़ीसा में है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। आगे जो फैक्ट है वो देखते हैं। 1957-58 डॉक्टर विष्णु वाकनकर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातत्व स्थल की खोज की थी? तो भीमबेटका की गुफाएं में। 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकनकर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातत्विक स्थल की खोज की थी? तो भीमबेटका की थी। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में प्रागैतिहासिक शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल ब्लैंक्स के लिए जाना जाता है? प्राग ऐतिहासिक चट्टान आश्रयों के रूप में जाना जाता है। इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो घोड़ नदी के किनारे। घोड़ नदी के इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी की? घोड़ नदी के किनारे। इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? घोड़ नदी के किनारे। पिकली हल और उटनूर महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल हैं। पिकली हल और उटनूर महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल हैं। कौन से? नवपाषाण, नए पाषाण युग में नवपाषाण स्थल पिकली हल और उटनूर। कोलडीवा नामक प्रागैतिहासिक किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ चावल के साक्ष्य मिले थे सबसे पहले कोलडीवा से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। ब्लैंक्स भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था। तो वर्धा महाराष्ट्र एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ पर एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था। कहाँ? वर्धा महाराष्ट्र में।
दायमाबाद नामक ताम्रपाषाण संस्कृति स्थल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल था दायमाबाद। ठीक है, दक्षिणी स्थल क्या था? उत्तरी था मांडा, जो कि चिनाब नदी के स्थल, चिनाब नदी से सम्मिलित था। तो यहीं पर हमारा प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। यहाँ से अगली वीडियो से हम लोग मध्यकालीन इतिहास चालू करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास यहाँ पर समाप्त होता है और हमारी वीडियो भी यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कि लाइक और कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि वीडियोस आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लगातार बनाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।